साथियों, जब भी आज सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर कांशीराम जी साहब, इनका स्मृति दिवस है। समूचे भारत देश में साथियों साहब कांशीराम जी के आज इस स्मृति दिवस के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक उनको अभिवादन किया जा रहा है और बहुजन भारत पार्टी के ओर से इस बहुजन मूवमेंट के मसीहा को अभिवादन करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुजन मूवमेंट में जिन जिन महापुरुषों ने जन्म लिया है और बहुजन समाज में जन्मे हर व्यक्ति के हित में जिन्होंने जीवन संघर्ष किया है, उन सभी महापुरुषों के जन्मदिवस के अवसर पर हम बड़े धूमधाम से जयंती उत्सव मनाते हैं। ये एक ट्रेंड बन चुका है तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें बताया भी है कि अपने महापुरुषों का जन्मदिवस बड़े जोश हवास में उत्सव की तरह हमने मनाना चाहिए। लेकिन जन्म दिवस के अवसर के साथ साथ हमने हमारे महापुरुषों के महापरिनिर्वाण के दिन को भी स्मृति दिवस के अवसर पर भी हमें कुछ चिंतन मनन करना जरूरी होता है। मान्यवर कांशीराम साहब जी ऐसे ही एक महापुरुष हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित करके बहुजन समाज में जन्मे हर व्यक्ति के हित में काम किया है। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर मतलब 15 मार्च के दिन बहुजन भारत पार्टी ने अपना जन्म लिया है तथा इस पार्टी का हमने उसी दिन गठन किया है। आज उनका 9 अक्टूबर के दिन स्मृति दिवस है। इस अवसर पर बहुजन भारत पार्टी की ओर से हर जिला स्तर पर समाज प्रबोधन के अलग अलग प्रोग्राम लगाए गए हैं तथा अलग अलग स्वरूप से
इस सदी के महान महापुरुष को यानी माननीय कांशीराम साहब जी को अभिवादन करने का काम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इस अवसर पर ज़्यादा बात न करते हुए अभिवादन के तौर पर बहुजन मूवमेंट के चिंतन पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म आप सभी को पता है, पंजाब के रोपड़ जिला में 15 मार्च 1934 में हुआ था। साहब जैसे ही ग्रेजुएट हुए, उनकी पढ़ाई हुई तो उन्होंने पूना में एक डिफेंस फैक्ट्री में नौकरी जमा ली थी, नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उस नौकरी के दरमियान दीनाबाना नाम के एक आदमी का एक आंदोलन रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती दिन के उपलक्ष्य में सार्वजनिक छुट्टी कंपनी के साथ में, ऑफिस के साथ में मांगने को लेकर उनका एक आंदोलन चला। बड़े महापुरुष है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश डिक्लेयर करना चाहिए, ऐसी उनकी मांग थी। उस हादसे तक मान्यवर कांशीराम साहब को ये पता नहीं था कि असल में बाबा साहब क्या है और ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती है जिनके बदौलत दीनाबाना नाम के आदमी को कंपनी के साथ में, ऑफिस के साथ में संघर्ष करना पड़ रहा है। मसला इतना आगे चला गया कि दीनाबाना को छुट्टी तो नहीं मिली, लेकिन ऑफिस में न आने के कारण दीनाबानू को नौकरी से निकाला गया। और तब जाके मान्यवर कांशीराम साहब बाबा साहब के सोच विचार के साथ में चिंतन करने लगे कि आखिर ये कैसे महापुरुष है, कौन है ये जिनके नाम से, जिनके जयंती अवसर पर छुट्टी के लिए कोई एक दलित समाज का आदमी इतना बड़ा आंदोलन करने पर तुला है, उसको नौकरी छोड़ने की नौबत आई है। और धीरे धीरे जब मान्यवर साहब कांशीराम जी बाबा साहब को जानने लगते हैं, तब उन्हें बाबा साहब ने चलाए हुए बहुजन मूवमेंट का एहसास होता है और उन्हें समझ में आता है कि ये जो मूवमेंट है बाबा साहब ने चलाई हुई अत्यंत ही आवश्यक मूवमेंट है, बहुत ही ज़रूरतमंद मूवमेंट है बहुजन मूवमेंट में जन्मे हर किसी व्यक्ति के उत्थान के लिए। और तब जाके मान्यवर कांशीराम साहब इस मूवमेंट के खातिर हर जाति में जन्मे, गरीब जाति में जन्मे व्यक्ति के उद्धार के लिए खुद के नौकरी को छोड़कर इस बहुजन मूवमेंट में ज्वाइन हो जाते हैं और खुद को उसमें समर्पित भाव से काम करने लग जाते हैं। साथियों, बाबा साहब की इस मूवमेंट को जानकर मान्यवर कांशीराम साहब ने खुद की नौकरी को छोड़कर बाबा साहब के हर पहलू को, मूवमेंट के हर पहलू को समझकर शुरुआती कुछ दिनों में मान्यवर कांशीराम साहब कर्मचारियों में काम करने लगते हैं। SC ST OBC समाज के कर्मचारियों को इकट्ठा कर इस बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब काम करने लगते हैं। और आगे चलकर मान्यवर कांशीराम साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सपने में सोची थी, उनके सपनों की पार्टी थी ICIC पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी बाबा साहब ने डिसाइड किया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उस पार्टी में मान्यवर कांशीराम साहब बैकडोर से काम करने लगते हैं, लेकिन लगभग 8 साल काम करने के बाद में जब मान्यवर कांशीराम साहब को समझ में आता है कि बाबा साहब जैसे सोच विचार रखते थे, उस सोच विचार के तहत
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उस समय के नेतागण काम नहीं कर रहे हैं और उनको लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ये बाबा साहब की जो मूवमेंट थी वो चलाई नहीं जा सकेगी और बाबा साहब का सपना साकार नहीं हो पाएगा। तब जाके वो अलग से कर्मचारियों का संगठन चलाने लगे और वाम से नाम के एक कर्मचारी संगठन का मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरुआत की और उसको लगभग 1976 के दरम्यान में उसको दिल्ली में उसको प्रस्थापित भी किया और उसके माध्यम से कर्मचारियों को जोड़ने लगे, क्योंकि उनको पता था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूवमेंट को अगर हम नज़दीक से देख ले तो वो समझ चुके थे कि जिन दलित समाज में गरीब लोग हैं और गरीब लोगों में जो लोग समझदार लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों को अगर ये मूवमेंट अच्छी तरह से समझ में आती है और पढ़े लिखे लोग अगर इस मूवमेंट को संभालने की कोशिश करते हैं तो आगे चलकर बहुजन समाज के इस गरीब आदमियों की मूवमेंट, इस गरीब इंसानों की मूवमेंट अपने असीम सीमा पर, अपने सफलता पर पहुंच सकती है। इस बात को समझकर मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सक्षम लोग हैं इस दलित समाज में, SC ST OBC समाज में, उस समाज के लोगों को जोड़ने की मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरुआती दिनों में पहल की बामसेप के माध्यम से। साथियों, कर्मचारियों को एक जगह पर इकट्ठा करके मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट के नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने की कोशिश की और जब उनको पता चला कि नॉन पॉलिटिकल रूट्स मतलब संसाधन इकट्ठा करने वाली टीम मजबूत तरीके से पूरे भारतवर्ष में तैयार हो चुकी है, तब जाकर मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस समाज में ये महापुरुषों ने काम किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा फूले शाहू बाबा साहब, इन सारे महापुरुषों ने उस महापुरुषों के विचारों को साकार करने के लिए, इस बहुजन समाज के लोगों को तैयार करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के सपनों को आगे लेते लेते बामसेप के बाद में मान्यवर कांशीराम साहब ने DS4 नाम का एक संगठन चलाया। DS4 के माध्यम से नई पीढ़ी में ये युवा लोगों में अच्छे खासे तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब ने जोश पैदा किया और चेतना तैयार करने के लिए DS4 की पहल की और DS4 के चलते चलते आगे जाकर मान्यवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 के दिन बहुजन समाज पार्टी नाम की एक पार्टी जो SC ST OBC की पार्टी बनेगी, माइनर लोगों की पार्टी बनेगी, रिलीजियस माइनर लोगों को, SC ST OBC लोगों को लेकर इनके हितों के लिए पॉलिटिकल संघर्ष करने वाली एक पार्टी की ज़रूरत उस समय में बाबा साहब के बाद में मान्यवर कांशीराम साहब महसूस कर रहे थे। तो उस पार्टी की नींव 14 अप्रैल 1984 के दिन मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से तैयार की और 14 अप्रैल 1984 के बाद में लगभग 1995 तक राजनीतिक आंदोलन चलाते चलाते मान्यवर कांशीराम साहब ने इस पार्टी के माध्यम से बहुजनों का सरकार उत्तर प्रदेश में प्रस्थापित भी किया। साथियों, इस बात को मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से बहुजन उद्धार का एक काम किया था और उस उद्धार के अलग अलग पहलुओं को मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के आंदोलन से सीख लिया था और उनको पता चला था कि पॉलिटिकल पावर एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसके अपने पास रहने के बाद ही हम गरीब लोगों का कल्याण हो सकता है, हम गरीब लोगों का उत्पीड़न कम हो सकता है, हमें न्याय मिल सकता है। सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में रखने के लिए अपना खुद का एक मजबूत राजनीतिक दल चाहिए, ये समझकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद में मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहुत बड़ा राजनीतिक संघर्ष इस भारत देश में तैयार किया था और ये इतना अच्छा खासा संघर्ष उत्तर भारत में सत्ता तक आगे चला गया और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश में 4 बार गवर्नमेंट, बहुजनों की गवर्नमेंट प्रस्थापित हो चुकी थी। लेकिन हम इस अवसर पर इस पूरे मूवमेंट को अगर चिंतन के तौर पर ले लें
अगर इसको हम सूझबूझ के साथ में समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब के जाने के बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे काफ़ी अच्छे पैमाने पर काम नहीं कर पाई, उसी तरह से मान्यवर कांशीराम साहब के जाते जाते दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में उतने बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल आंदोलन हमारा बहुजन समाज का खड़ा नहीं हो पाया। और इसी तरह से दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के इस एरिया में उतने खासे पैमाने पर राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी बहुजन समाज अपने हाथ में नहीं ले पाया है। ये आज का वास्तव हम इस समय में हमें बड़ी स्पष्टता के साथ में समझ में लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते रखते मैं मान्यवर कांशीराम साहब की कुछ खास बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे तो मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है मेरे बहुजन समाज के लोगों को। मतलब एक एक दिन भी अगर हम मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन का ले लें तो हर दिन से हमें मान्यवर कांशीराम साहब के कार्य से, हर दिन के कार्य से मान्यवर कांशीराम साहब के हमें कुछ सीख मिलती है। और उनके जीवन को अगर हम बहुत ही नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें हमारे आज के समय में जो जो हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुए हैं, हमारा कन्फ्यूजन तैयार करने का काम मनोवादी पार्टियां करती है, मनोवादी लोग करते हैं, मनोवादी व्यवस्था करती है, उन सारे सवालों के जवाब मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन संघर्ष को अगर हम नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। यकीनन उन मान्यवर कांशीराम साहब ने हर सवालों के जवाब अपने कार्यकाल में हमारे लिए तैयार करके रखे हैं। साथियों, इन पूरे मसलों को अगर हम बारकाई से देखना चाहते हैं तो आज के कुछ सवालों के, आज के कुछ वर्तमान स्थिति में चल रहे कुछ सवालों के साथ में, कुछ मसले के साथ में मैं मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों को समझने के लिए आज के हालात में जो दलित लोगों के ऊपर, दलित महिलाओं के ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहा है, उस मैटर को लेकर मान्यवर कांशीराम साहब के क्या सोच विचार थे, इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक गैंग रेप हो चुका है। हाथरस में एक दलित समाज की बेटी जिसका मनीषा नाम है, उस बेटी के ऊपर सवर्ण समाज के लोगों ने, ठाकुर समाज के लोगों ने रेप किया है। सिर्फ रेप ही नहीं, सिर्फ बलात्कार ही नहीं, उसके साथ साथ उसका मर्डर भी हो चुका है। मनोवादी जो धर्म निर्देश है, मनोवादी जो मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति में लिखे जैसे कानून है, उस सोच विचार के साथ में मनीषा के साथ में अत्याचार हुआ और उसकी जबान को काट डाला गया, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। इतना अमानुष अत्याचार उस हमारी बहन बेटी के साथ में हुआ है। यह हादसा हाथरस में जैसे हुआ है, वैसे ही हादसा उसी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों में हम देखते हैं कि दलितों के ऊपर का अन्य अत्याचार, महिलाओं के ऊपर का अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर मनोवादी शासनकाल में बढ़ रहा है। काफ़ी जोर पकड़कर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। उत्तर भारत में अगर हम देख लें और कुछ नेशनल रिकॉर्ड भी हम और देख ले, जैसे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के माध्यम से सरकार जो हर साल में दलितों का उत्पीड़न कितना हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न कितना हो रहा है, ऐसे रजिस्टर्ड केसेस के आधारों पर कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है सरकारी दफ्तर में। उस दफ्तर का भी अगर हम जायज़ा ले लें तो हमें पता चलता है कि संपूर्ण भारत देश में बड़े पैमाने पर दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बलात्कार करना, रेप करना, मर्डर करना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, साथ ही साथ दलित इंसान आदमियों के ऊपर भी अत्याचार करना, ऐसे कई मामले पूरे समुच्च भारत देश में हमारे सामने नज़र आते हैं।
तो साथियों, अगर इस रिकॉर्ड को हम देख ले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिकॉर्ड को हम अगर देख ले, तो हमें पता चलता है कि 2019 के साल में लगभग 4,05,861 महिलाओं का अत्याचार रिकॉर्ड है इस दफ्तर में। 4,05,861 महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न की केसेस 2019 के साल में लगभग पूरे देश में हुए हैं। और ये जो आंकड़ा है उत्पीड़न का, महिला उत्पीड़न का, वो लगभग 2018 के कंपेयर में 7.3% से बढ़ चुका है। इतने बड़े पैमाने पर समस्त भारत देश में ये महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होते हम पाते हैं। हर साल, हर दिन इस आंकड़े में बढ़ोतरी हमें नज़र आती है और ये काफ़ी चिंतनीय बात है, काफ़ी सोच समझने वाली बात है कि मनुवादी सरकार के रहते भारतीय जनता पार्टी का शासन है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कांग्रेस के समय में तो हमारे महिलाओं का, हमारे लोगों का उत्पीड़न तो हो ही चुका है, लेकिन जितने पैमाने पर कांग्रेस के समय में ये उत्पीड़न था, उससे बढ़ चढ़कर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमें ये उत्पीड़न नजर आता है। तो साथियों, ये जो कुछ बातें हम कर रहे हैं आपके सामने, ये बातें हमारे मन की बातें नहीं हैं। उसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने दर्ज किए हुए ये आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसे कहा जाता है, ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट की तरफ से। लगभग इसका जायजा ले ले हम तो प्रतिदिन 88 रेप केसेस भारत में होते हैं और जिसके ऊपर केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार दुगलेपन की नीति अपनाकर सिर्फ झूठी बातें, बहलाने वाली बातें कर असल में वास्तव में इन लोगों के हितों में इसको रोक लगाने के लिए कुछ भी अहम भूमिका नहीं निभाती है। ऐसा ही रिकॉर्ड, ऐसा ही प्रतीक आज तक इनके कारोबार से हमें समझ में आता है। समुचे भारत देश में अगर हम देख ले, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, पंजाब, राजस्थान, इन राज्यों में अगर हम देख ले तो दलितों का और महिलाओं का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हमें साफ साफ नजर आता है। ये और उसी के कंपेयर में अगर हम दक्षिण में देख ले तो दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न नज़र आता है, लेकिन रिकॉर्ड के तौर पर अगर हम देख ले तो रिकॉर्ड ये बताता है कि उत्तर भारत में दलितों का उत्पीड़न ज़्यादा पैमाने पर है, महिलाओं का उत्पीड़न ज़्यादा पैमाने पर है। और दक्षिण भारत में रिकॉर्ड के तौर पर अगर हम देख ले तो हमें समझ में आता है महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ये उत्पीड़न वैसे कम पैमाने पर है। इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ऐसा है कि दक्षिण भारत के कंपैरिजन में अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में दलित समाज, ओबीसी समाज, माइनर समाज पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हो चुका है। उनके खुद की मजबूत पॉलिटिकल पार्टियां हैं और वो पार्टियां का मजबूत वहाँ पर उपस्थित रहना सवर्ण जातियों के पार्टियों के लिए एक आह्वान के तौर पर, राजनीतिक चैलेंज के तौर पर खड़ा हो चुका है और सत्ता हथियाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी जितने बड़े पैमाने पर सत्ता की मास्टर चाबी हाथ में लेने के लिए आगे जा रहे हैं और उतना ही उसको विरोध किया जा रहा है सवर्ण पार्टियों की तरफ से। इसी की बदौलत ये संघर्ष चले आ रहा है और इस संघर्ष के चलते चलते हमें समझ में आता है कि वहाँ पर अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर हमें नजर आते हैं। दूसरी बात यह है कि उतने पैमाने पर पॉलिटिकल अवेयरनेस दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में हम नहीं देखते हैं। यहाँ का दलित समाज, यहाँ का ओबीसी समाज, इस दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र का माइनर समाज इस प्रस्थापित पार्टियों की तरफ से पॉलिटिकल पावर की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने के लिए ज़्यादा पैमाने पर जोर जबरदस्ती करके काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनके सिंहासन को, उनके सवर्णों की सत्ता को कुछ भी यहाँ से धक्का पहुँचने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसलिए उनके बीच में का संघर्ष उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें रेप केसेस या उत्पीड़न के जो कुछ मैटर है, जो कुछ मसले हैं, ये दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में कम नजर आ सकते हैं।
ये कारण ये हम बता सकते हैं उत्तर भारत में ये रिकॉर्ड ज़्यादा क्यों है और दक्षिण भारत में क्यों कम है। तो इसका एक कारण हम बता सकते हैं कि सत्ता संघर्ष बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में चल रहा है और जो सवर्ण जाति के लोग सत्ता में बैठे हैं, जो नेता सत्ता में बैठे हैं, उन नेताओं को दलितों का संपूर्ण रूप से उनको पतन करना है, उनको पॉलिटिकली खड़ा नहीं होना देना है। इसलिए उनके ऊपर हो रहे अत्याचार ज़्यादा पैमाने पर उत्तर भारत में दिखने को मिलते हैं और उसके कंपेयर में दक्षिण भारत में हमें ये कम नज़र आते हैं। इसका दूसरा कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो ऐसा कारण हो सकता है कि उत्तर भारत में पॉलिटिकली ज़्यादा लोग अवेयर होने की वजह से उसका हर जगह पर जहाँ पर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पुलिस स्टेशन में इसके रिपोर्ट लिखी जाती है और वहाँ पर रिकॉर्ड मिलता है कि यहाँ पर एफआईआर फटी जा सकती है, वहाँ पर एफआईआर लिखी जाती है और उस एफआईआर की वजह से वहाँ पर उत्पीड़न की केस दर्ज होती है और वो रिकॉर्ड में आती है। लेकिन दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में अगर हम देख लें तो यहाँ पर इतना सत्ताधारियों का बोलबाला है, इतना सवर्ण जातियों का दबाव है कि यहाँ पर अगर किसी महिला का उत्पीड़न होता भी है तो उसको पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है और उसकी वजह से उसका रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं मिलता है। ऐसे बिना रिकॉर्ड के पुलिस स्टेशन में उसका एफआईआर नहीं लिखा, ऐसे केसेस दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर है और इसकी वजह से उसका रिकॉर्ड हमें कम नज़र आता है। और इसलिए दफ्तरी तौर पर और रिकॉर्ड के तौर पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पीड़न तो है, वास्तविक रूप से ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्पीड़न तो है, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है। उसके पुलिस पूरे मैटर का, दलितों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न का, यहाँ के हो रहे महिलाओं के उत्पीड़न का एक जायज़ा भी लिया था। उस भाषण में, उस चिंतनशील भाषण में माननीय कांशीराम साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समूचे भारत देश को अगर हम एक नज़र से देख ले तो हमें पता चलता है कि पूरे भारत देश में लगभग 5,76,000 देहातों की संख्या है, 5,76,000 देहातों की संख्या है और 5,76,000 देहातों की संख्या रहते उस पूरे देहातों में, हर देहातों में दलितों का बड़े पैमाने पर वास होता है, वहाँ पर वो रहते हैं, बड़े पैमाने पर वो सारे दलित आदिवासी उसी देहातों के अंदर रहते हमें नज़र आते हैं। मतलब हर देहात में दलित का घर है, हर देहात में आदिवासियों का घर हमें नज़र आता है। लेकिन जब ये पूरे दलित और आदिवासी देहातों में अपना जीवन बसर करते हैं तो मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि ये दलित लोग उस देहातों में अपना जीवन कैसा बसर करते हैं, अपना रोजी रोटी का व्यवसाय वो कैसे करते हैं, अपना पेट पालने का काम वो किस तरह से करते हैं, उनको ये पूरा करने के लिए आमदनी जो लगती है, मजदूरी जो लगती है, वो कहाँ से आती है। तो मान्यवर कांशीराम साहब उसका स्पष्टीकरण देते देते कहते हैं कि देहातों में ये पूरे के पूरे जो भी अपने गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो किसान लोग हैं, वो खेतों में काम करते हैं, अनाज पैदा करने का काम करते हैं। ये सारे के सारे लोग जो दलित हैं, आदिवासी हैं, वो किसान हैं। मान्यवर कांशीराम साहब आगे चलते चलते ऐसा कहते हैं, ये सभी के सभी लोग जिनका उत्पीड़न होता है वो असल में किसान हैं, लेकिन ऐसे किसान हैं कि जिनके पास खुद की खेती नहीं है। ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की खेती नहीं है, वहाँ के ज़मींदारों के नाम पर ये खेती होती है और उस ज़मीन में काम करने का, उस खेती में काम करने का और वहाँ पर अनाज पैदा करने का काम ये लोग, दलित लोग और आदिवासी लोग करते हैं। इसलिए इन दलितों के और आदिवासियों का पूरा जीवन, पूरा काम निर्भर होता है वहाँ के ज़मींदारों के ऊपर। और ज़मींदार लोग
उनसे एक किसान उनसे ये खेती सिंचाने का काम तो कर लेते हैं और उसके बदले में उनको थोड़ी बहुत मजदूरी देते हैं, उनको पेट पालने का थोड़ा बहुत इंतज़ाम करवा के देते हैं और उसी पेट के लिए वो देहात में उस खेती के ऊपर सदियों से निर्भर रहे हैं। और ये निर्भरता उसके ऊपर रहने की वजह से, खेती के ऊपर निर्भर रहने की वजह से, और वो जो सवर्ण जाति के जमींदार लोग रहते हैं उनके ऊपर निर्भर रहने की वजह से वहाँ पर हर दिन वहाँ के खेती में काम करने वाले दलित बेटियों के ऊपर, दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। और वो बेचारे लोग, वो दलित लोग उसका कहीं जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। अगर जिक्र किया उसका तो हो सकता है कि वहाँ उनको रोजी रोटी का जो भी कुछ काम है वो काम नहीं मिले। दादा बब्बर चालू है क्या? हेलो, बंद कर ले, चालू है। तो माननीय कांशीराम साहब बड़े अच्छे तरह से अपने भाषण में इस बात को कोट करते हैं। चलो है ना, माननीय कांशीराम साहब बड़े अच्छे ढंग से इस पार्लियामेंट्री फोरम में इस बात को उठाते हैं और कहते हैं कि 5,76,000 देहातों में बसे ये दलित और आदिवासी लोग पूरे तरह से अपने जीवनी को बिताने के लिए इन जमींदारों के ऊपर निर्भर है। और ये जमींदार लोग मन चाहे वहाँ पर इन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये बेचारे गरीब लोग, ये अत्याचारित लोग वहाँ रो धो कर अपना जीवन बसर करते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में जाए तो पुलिस स्टेशन में इनकी कोई एफआईआर नहीं लिखता है, क्योंकि उनका कल का जीवन उनको लगता है कि अगर उनके खिलाफ में हम खड़े हो जाएंगे, जमींदारों के खिलाफ में सवर्ण जातियों के लोगों के खिलाफ में, तो हमें हो सकता है मार भी दिया जा सकता है। इसलिए चुप्पी साधे वहाँ पर बैठते हैं। तो ऐसे बात को उठाते माननीय कांशीराम साहब ये कहते हैं आगे चलकर कि इसके ऊपर उपाय क्या है ये बताते हुए, इसके ऊपर क्या उसका सोल्यूशन है ये बताते हुए माननीय कांशीराम साहब एक भाषण में ऐसा कहते हैं कि हमने देखा है कि चंद पठानों को भी हमने देखा है जो बाहर से भारत में आए हैं, भारत पर आक्रमण किए हैं, जो बहुत कम संख्या में है। बाहर से चंद आए हुए पठानों ने भारत पर आक्रमण किया है और भारत पर आकर उन्होंने हुक्मरान बन चुके हैं भारत में आकर। तो ऐसे हुक्मरान चंद संख्या वाले पठानों को हमने देखा है जो भारत में आकर आक्रमण करके भारत का शासक बने हैं, यहाँ पर हुक्मरान बने हैं। हमने ऐसे कहीं मुट्ठी भर मुगलों को भी देखा है जो बाहर से आकर भारत पर आक्रमण करके यहाँ पर हुक्मरान बने हैं। हमने ऐसे बहुत कम संख्या वाले आज की तादाद में भी हम देख रहे हैं, आज के हालात में भी देख रहे हैं कि बहुत कम संख्या वाले ब्राह्मणों को भी हमने देखा है जो आए तो असल में बाहर से है, लेकिन यहाँ आके वो शासक बन के बने हैं, यहाँ पर हुक्मरान बने हैं। जो ये लोग यहाँ पर कम संख्या में आए थे, पठानों का उदाहरण ले लो, मुगलों का उदाहरण ले लो, या आज के हालात में ब्राह्मणों का उदाहरण ले लो, या आए तो बाहर से हैं लेकिन यहाँ आकर वो अपना शासन यहाँ पर चलाते हैं, यहाँ पर हुक्मरान बन चुके हैं। और ये हुक्मरान होने के वजह से अब देखो इन पूरे पठानों के इतिहास को देखो, इन मुगलों के इतिहास को देखो, या ब्राह्मणों के इतिहास को देखो, ये ब्राह्मणों की बीवी बेटियों की, पठानों की बीवी बेटियों की, या ये मुगलों के बीवी बच्चों का कोई गैंग रेप नहीं करता है, उनका उत्पीड़न कोई नहीं करता है। इसका कारण ये है कि ये लोग हुक्मरान लोग थे। हुक्मरान लोगों का कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता है, हुक्मरान लोगों के, शासक वर्ग के लोगों के बीवी बच्चों की कोई इज्जत नहीं लूट सकता है। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के, इसलिए मैं अपने दलित आदिवासी ओबीसी समाज के लोगों को कहता है, अगर आपको अपने अत्याचार से मुक्ति पानी है तो आपको किसी भी हालत में इस देश का हुक्मरान होना पड़ेगा, क्योंकि जो हुक्मरान होता है उसके बीवी बच्चों की इज्जत कोई नहीं लूटता है, उसके ऊपर कोई अन्य अत्याचार नहीं करता है। लेकिन
हमारे लोग दलित समाज के लोग, हमारे लोग आदिवासी समाज के लोग, हमारे लोग ओबीसी समाज के लोग आखिर क्या करते हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अथक मेहनत से वोट का पावर दिया है, उस वोट के पावर को अपने हित में ना इस्तेमाल करते हुए चंद रुपयों में उसको बेचकर सवर्ण जाति के नेताओं को, सवर्ण पार्टियों के नेताओं को अपने ऊपर शासक बोल के चुन के देते हैं। और उसके बदौलत उनको क्या मिलता है? तो उसके बदौलत उनको उत्पीड़न और उसके बदौलत उनको अपमानित किया जाता है, उनको अत्याचारित किया जाता है। अगर इस अत्याचार से हमें मुक्ति पाना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें वोट का पावर दिया है, उस वोट की पावर को हथिया कर हमें हमारे पार्टी को, हमारे लोगों को इस देश का शासनकर्ता बनाना चाहिए। और जब हम हुक्मरान बनेंगे तो हमारे बीवी बच्चों के ऊपर कोई अन्य अत्याचार नहीं करेगा। ये सोल्यूशन, ये उसका उत्तर माननीय कांशीराम साहब अपने भाषण में, मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड में 1992 में जो 17 जून के दिन दिया था वो भाषण, उस भाषण से हमें पता चलता है कि हम निर्भर है सवर्णों के ऊपर, हम निर्भर है जमींदारों के ऊपर, हम निर्भर है कंपनीदारों के ऊपर, हम निर्भर है पूंजीपतियों के ऊपर। इन सब के ऊपर निर्भर होने की वजह से हमारा उत्पीड़न होता है। तो उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट का पावर दिया है। तो उस वोट की पावर को हम इस्तेमाल करके हमारे पार्टी को हम मजबूत भी कर सकते हैं, हमारे पार्टी को हम सत्ता में भी ला सकते हैं और हमारे हाथ में, बहुजनों के हाथ में हम इस सत्ता की मास्टर चाबी ले सकते हैं। हम हुक्मरान बन सकते हैं, हम शासक बन सकते हैं। और जब हम शासक बनेंगे तो हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती, हमारे ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता है। ये सोल्यूशन माननीय कांशीराम साहब कहते हैं। दूसरा मसला जो आरक्षण का मसला है, जिसके ऊपर पूरे भारत देश में बवाल मचा हुआ है, उस मैटर पर भी माननीय कांशीराम साहब की सोच मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आरक्षण को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़े संवैधानिक काम हमारे सामने रखा है। संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) में दलितों के लिए, मतलब SC, ST, OBC समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार संविधान में निहित है, जो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं। और ऐसा प्रावधान है कि मौलिक अधिकार का हनन किसी भी हालत में कोई भी नहीं कर सकता है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या कोई लोकल गवर्नमेंट हो, मौलिक अधिकार किसी भी इंसान का, भारत के नागरिक का छीना नहीं जा सकता है। ऐसा प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल के तहत किया हुआ है। और ये आर्टिकल के तहत माननीय कांशीराम की सोच जिस तरह से चलती थी, उसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। आरक्षण का प्रावधान करते समय बड़े पैमाने पर इसके ऊपर सोच विचार हो चुका है। वहाँ उस समय में साइमन कमीशन आया था 1928 में। उसके बाद में 1935 का एक इंडियन एक्ट भी पास हुआ था। और उस दरमियान में सामाजिक लेवल पर, सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक अपमान को ध्यान में रखते हुए भारत देश में जिन जिन जातियों को प्रताड़ित किया है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तो सदियों से, हजारों सालों से जिन जातियों को अपमानित किया हुआ है, जिन जातियों को प्रताड़ित किया हुआ है, सामाजिक जिनका डिग्रेडेशन किया हुआ है, ऐसे जातियों को अलग अलग गुटों में 1935 के एक्ट के तहत शामिल किया गया है। और ऐसे ही सामाजिक स्तर को, सामाजिक लेवल को, प्रतिष्ठा को देखते देखते जातियों का गठन, ये गुट तैयार किया गया है। और ऐसे गुट बनाकर SC, ST, OBC नाम की कैटेगरी संविधान में तैयार किए हुए हैं। और पूरे समूचे देश में सामाजिक स्तर पर जो जो जातियां एक जैसी बिहेव करती है, जिस तरह से एक तरह से प्रताड़ित हुई है हजारों सालों से,
उन सारे जातियों को एससी के नाम से कैटेगराइज किया गया है और उन सारे जाति के लोगों को मतलब उन जाति में से हर व्यक्ति को आरक्षण का फायदा मिले, ऐसा प्रावधान माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में करके रखा था। तब से लेकर आज तक हम इस आरक्षण का उपयोग करते आ रहे हैं और बहुत धन्य मानते हैं हम खुद को कि बाबा साहब ने अगर ऐसा प्रावधान नहीं किया होता तो हमारे एक दो पीढ़ियाँ जो शिक्षा भी कर चुकी है अपने आरक्षण का फायदा लेकर और शिक्षा के बदौलत उनको अच्छी खासी नौकरी मिली है और उनका सामाजिक स्तर भी बढ़ चुका है और हमारे अच्छे हालात आर्थिक स्तर पर जो भी आज दिखते हैं, सामाजिक स्तर पर भी जो दिखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से हमें मिले हैं। लेकिन जैसे ही हमारे एक दो पीढ़ियाँ आरक्षण का फायदा लेकर खुद को सामाजिक स्तर पर ऊंचा खड़ा करने लगे तब जाकर इस मनोवादी सोच विचार वाले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हलचल होने लगी और जो लोग कल हमारे खेत में काम करते थे, जो लोग हमारे पशुओं को चराने का काम करते थे, ऐसे लोग आज अपने बराबर अपने ऑफिसर बोल के सामने आ रहे हैं। जब ये समझ में आ रहा उनके तो किसी भी हालत में वो आरक्षण को बंद करने की कोशिश में कांग्रेस के नेता और तथाकथित सवर्ण जातीय पार्टियों के नेता करने लगे और उसी के तहत 1991 में कांग्रेस के शासनकाल के चलते हुए यहाँ पर भारत देश में एलपीजी की पॉलिसी लाई गई और जो सरकारी ऑफिस में सरकारी डिपार्टमेंट में हमारे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी, जिसके बदौलत हमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती थी, जिसके बदौलत दलित एससी एसटी ओबीसी के लोगों को इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलते थे, तो उन सारे सेक्टर को उन सारे डिपार्टमेंट को एलपीजी पॉलिसी के तहत कांग्रेस ने प्राइवेट करना शुरू कर दिया और लगभग बहुत बड़े पैमाने पर बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो या स्टेट ट्रांसपोर्ट हो या बिजली निर्माण करने वाला या उसको सप्लाई करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट हो, ऐसे पूरे डिपार्टमेंट को आज के तहत प्राइवेट करने की कोशिश बड़े शोर जोर के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में किया जा रहा है। पूरे डिपार्टमेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट है उन पूरे डिपार्टमेंट को पूरे सेक्शन को प्राइवेट करके जहां पर हमारा सरकारी नियम के तहत संवैधानिक प्रावधान के तहत हमें नौकरी में आरक्षण के तहत हमें नौकरी मिलती थी और हमें सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी, दलितों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी, दलितों को आर्थिक फायदा होता था, ऐसे सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट करके उसको निजी क्षेत्र में कन्वर्ट किया जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में उसको बेचा दिया जा रहा है। मतलब पूरा आरक्षण खत्म करने की पॉलिसी यहाँ पर चलाई जा रही है, जबकि ये जो भी कुछ मैटर है आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 मतलब मौलिक अधिकार के तहत होते हुए भी ऐसा किया जा रहा है। और जब हम कोई केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये जो भी लोग होते हैं ये ऊंची जाति के लोग, उन्हीं के लोगों के बीच में से उनका सरकार भी होता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अपने हितों वाले सवर्ण जाति के लोगों को इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लगाते हैं और उसके ऊपर जब हम आर्टिकल 15, 16 और हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अगर हम ऐसा कहने लगे तो वहाँ पर कुछ भी कानूनी तौर तरीके लगाकर उसको डिनाई किया जाता है। ऐसा मसला आजकल हमारे सामने पैदा होता नजर आता है। ये एक मैटर है तो इसको डायरेक्टली आरक्षण को खत्म करना, ये एक मैटर चल रहा है सवर्ण जातियों की तरफ से और उनके पार्टियों की तरफ से। अगर ये आरक्षण डायरेक्टली खत्म नहीं होता है तो इनडायरेक्टली उसको खत्म करने के लिए जिन जिन जातियों के बीच में आरक्षण देने का प्रावधान है, मतलब ये किसी जाति के बीच में नहीं है, एक कैटेगरी के बीच में आरक्षण का फायदा देने की प्रावधान संविधान में किया हुआ है। जैसे कि एससी कम्युनिटी में
महाराष्ट्र में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो लगभग 59 कम्युनिटीज आती है, 59 जातियाँ आती है। तो उन जातियों को एससी के तहत महाराष्ट्र में आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी के तहत ऐसे लगभग 3000 जातियों को सेंटर में आरक्षण दिया जाता है। तो 3000 जातियाँ जो डिसाइड करी थी 1935 के समय में सामाजिक स्तर को देखकर, अभी हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो चुका होगा, लेकिन उस बदलाव के तहत उन जातियों को समझा बुझाकर एक तरह से उसको सब सेक्शन को, सब लोगों को, हर इंसान को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान करने के बजाय शासन में बैठे ये सवर्ण जाति के नेतागण इन जातियों के अंदर झगड़े लगवाने का काम करते हैं। मतलब इतना आसान काम है ये झगड़े लगवाने का कि ऐसा कहा जाता है, जैसे कि कोई ओबीसी का एग्जाम्पल ले लो, कोई एक जाति सोशली अपलिफ्ट हो चुकी है, एजुकेशनली अपलिफ्ट हो चुकी है, तो बाय डिफॉल्ट उनको अच्छा खासा उसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन जिस जाति को एजुकेशनली उसका बेनिफिट नहीं मिला है, हो सकता है वो नौकरियों में कम पैमाने पर आ चुकी होंगी, तो उस जो जाति को नौकरियों में आरक्षण कम मिला है, जो जातियों को शिक्षा में आरक्षण कम मिला है, उस जाति के किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता को उठाकर उसको बहला फुसला कर, उसको नेतागिरी का लालच देकर ये लोग जो बड़ी जाति वाले, उसी कैटेगरी में जो आगे चलने वाली जो कम्युनिटी होती है उसके खिलाफ में उसको खड़ा करते हैं। और ये काम जब ये आदमी काम शुरू करता है, जिस जाति के आदमी को कम फायदा मिला है आरक्षण का, उस जाति का आदमी जब काम शुरू करता है, नेता जब काम शुरू करता है, तो शुरू में वो इस समाज के हित की बात तो करता है और ये जायज़ भी है। हर जाति के आदमी को आरक्षण का फायदा होना चाहिए और उस जाति में हर इंसान को आरक्षण का फायदा होना चाहिए, इस बात को उठाना तो जायज़ भी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच भी ऐसी ही थी। लेकिन जब यह आदमी जिस जाति को आरक्षण का फायदा नहीं मिला है उस कैटेगरी में, उस जाति की बात करते करते धीरे धीरे ये दूसरे जाति के खिलाफ में ऐसे लोगों को भड़काना शुरू कर देता है, और वो इसलिए करता है कि उसको सवर्ण जाति के लोगों का इशारा होता है और वो अपने जाति का, अपने समाज को आरक्षण मिलने का बात तो छोड़ दो, लेकिन वो दूसरे समाज के आदमी के खिलाफ बात करने लगता है और दो जातियों में झगड़े लगवाने का काम किया जाता है। और इस तरह से इस आरक्षण के ऊपर सत्ता में बैठे जो सवर्ण जाति है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, इस गरीब जातियों में, इस एससी एसटी के ओबीसी कैटेगरी में जो अलग अलग जातियां हैं, उसके ऊपर झगड़े लगवाने का काम करते हैं। तो इन पूरे बातों को अगर हम अगर हम इस बातों को नज़दीक से देख ले तो हमें माननीय कांशीराम साहब के पास इस पूरे बातों का सोल्यूशन है, ये हमें समझ में आता है। माननीय कांशीराम साहब इस मैटर पर बात करते हुए स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये मानना था कि भारत में जन्मे और भारत में रहने वाले हर किसी इंसान को भारत में जितने भी संसाधन हैं उस संसाधनों का उपयोग लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए आरक्षण उसी एक मैटर की बात है और आरक्षण भी हर किसी इंसान के पास में, हर घर में, हर व्यक्ति के घर में वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ऐसा प्रावधान, ऐसी नीति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान में आरक्षण लगाते समय थी, ऐसा माननीय कांशीराम साहब बार बार कहते हैं। और ये कहते हैं अपने राजनीतिक पहल को आगे चलाते हुए कि हमारी पार्टी जब सरकार में आ जाएगी तो हम ऐसे आरक्षण का नियोजन करेंगे। आरक्षण सिर्फ कोई एरिया तक ही सीमित है। आज के हालात में मंत्रिमंडल में या मंत्रियों में कितना आरक्षण होना चाहिए, रिजर्व बैंक में कितना आरक्षण होना चाहिए, मिलिट्री के सेक्शन में, डिफेंस में कितना आरक्षण होना चाहिए, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में आरक्षण कितना होना चाहिए, इस बारे में आज की आरक्षण की नीति कुछ भी नहीं बात करती है। लेकिन बाबा साहब की इस पूरे सोच को ध्यान में रखकर माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि आरक्षण के आगे जाकर हम जब सत्ता में आएंगे तो भागीदारी देंगे। भागीदारी का मतलब है
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा देकर माननीय कांशीराम साहब ने हर व्यक्ति के हित में, देश में उसका मान सम्मान और उसको हर देश के संसाधन पर अधिकार जताने का काम ये राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से हम कर सकते हैं, ऐसा इशारा और ऐसा सुसंवाद भी माननीय कांशीराम साहब अपने बहुजन समाज के साथ में करते हैं। लेकिन ऐसी नीति पर आधारित बात आज के ज़माने में ना कांग्रेस के लोग करते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो इसलिए अगर हमें इस देश में हर व्यक्ति के घर तक आरक्षण की नीति लेके जाना है, या इस देश में जितने भी संसाधन हैं उस हर संसाधन का उपभोग करने की पावर अगर हमारे हर व्यक्ति को देना है, तो हमें किसी भी हालत में हमें ऐसा शासन लाना पड़ेगा इस देश पर जो हमारे सोच विचार वाला हो। और ये सोच वाले विचारों वाला शासन जब हम प्रस्थापित कर पाएंगे, तभी इस देश में हम लोगों के लिए इस आरक्षण का फायदा भी और संसाधन के हर पहलू का फायदा भी हमें मिल सकता है। इसलिए माननीय कांशीराम साहब इस आरक्षण के ऊपर का मसला भी बहुत आसानी से सुलझा देते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि संविधान बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन ये संविधान चलाने की जो पावर जिनके हाथ में है वो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इनके हाथ में केंद्र की सरकारें आ रही है या राज्य की सरकारें आ रही है, लेकिन इन लोगों की नीयत ठीक न रहने की वजह से ये ना हमारे दलितों का उत्पीड़न मिटा सके हैं, ना हमारे लिए आरक्षण का प्रावधान जो संविधान में है उसको लागू करने की ईमानदार पहल कर रहे हैं, ऐसे हमारे समझ में आता है। तो इतने सालों से, लगभग 100 साल होते आ रहे हैं अब, तो इतने सालों से हम इनके हाथ में सत्ता दे रहे हैं, तो अभी एक बार हम इस दिन के बदौलत हम थोड़ा सोच ले और सोच विचार करके हम ये पावर बहुजन समाज के हाथ में ले ले। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन हमारे लोगों का उत्पीड़न भी थम सकता है और हमारे लोगों का आरक्षण भी हमें मिल सकता है। भागीदारी हर क्षेत्र में हमें हमारे जनसंख्या के अनुपात मिल सकती है अगर हमारा शासन इस देश में कायम होता रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर माननीय कांशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज की पार्टी करने में, उसको खड़ी करने में लगाई थी। और यकीनन उनके काम का इतना बड़ा अच्छा असर हुआ कि उत्तर भारत में, समूचे उत्तर भारत में आज हर जाति का, बहुजन समाज में जन्मे हर जाति का इंसान पॉलिटिकली तैयार हो चुका है। और इसलिए वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छे पैमाने पर टक्कर भी दे रहा है। लेकिन दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में यह पहल को हमें आगे चलाना बहुत ज़रूरी है। और इसी पहल को आगे चलाने के लिए बहुजन भारत पार्टी नाम की पार्टी यहाँ पर काम में जुटी है। और हम आशा करते हैं कि बहुजन भारत पार्टी के माध्यम से हम बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भी माननीय कांशीराम साहब के सोच विचार के साथ में आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा दल नहीं होगा तो हमारा संगठन नहीं होगा, अगर हमारा संगठन नहीं होगा तो हमारा वोट हमारे साथ इकट्ठा नहीं होगा, और अगर हमारा वोट नहीं होगा तो हमारा शासन नहीं होगा। इस सोच विचार के साथ में बहुजन भारत पार्टी के साथ हमें आगे चलना है। और मैं यकीनन आपको माननीय कांशीराम साहब के इस स्मृति दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अच्छा मजबूत सारे जातियों को एक साथ लेकर काम करने वाला बहुजन भारत पार्टी नाम का यह दल रहेगा। आज भी हमारे दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में कई बहुजन नाम पर काम करने वाली पार्टियां हैं, लेकिन पता चलता है कि कई सालों से ये पार्टियां काम कर रही है, लेकिन बहुजनों का शासन लाने का काम उनके दिशा निर्देश के हिसाब से नहीं हो रहा है। पता चलता है, हमें समझ में आता है, इतने सालों से अगर 4, 5, 10 आमदार भी हम नहीं ला पा रहे हैं, तो यकीनन हम ये समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ये जो राजनीति बहुजन समाज की जा रही है, हर दल की तरफ से वो राजनीति खुद के बलबूते पर ना होते हुए वो स्पॉन्सर राजनीति की जा रही है। मनुवादी नेताओं के इशारों पर, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर उनको जितना चाहे उतना इन पार्टियों को चलाया जा रहा है, और उसके बदौलत हमारे बहुजन समाज में जन्मे हर व्यक्ति का उत्पीड़न हो रहा है। यकीन मानिए, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मातंग समाज, मादिगा समाज, महार समाज, माला समाज, बंजारा समाज, लिंगायत समाज
और उसके साथ साथ मत वंजारी समाज, धनगर समाज बड़े पैमाने पर है और इन पूरे जातियों को पॉलिटिकली कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अगर उत्तर भारत के जैसे अगर हम दक्षिण भारत में इन सारे जातियों को एक दल के तहत ईमानदारी से इकट्ठा कर ले तो हमारे बलबूते पर हमारा शासन हम यहाँ पर प्रस्तावित कर सकते हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब के हिसाब से उन्होंने जैसे हमें बताया है, उनके सोच विचार के साथ साथ हम हमारा खुद का शासन अगर लाएंगे तो हमारा उत्पीड़न भी खत्म हो जाएगा और यहाँ जितने भी संसाधन भारत देश में हैं उस संसाधन में हमारे लोक संख्या के अनुपात हमें हमारा जो भी हिस्सा है, हमारी जो भी भागीदारी है हम हासिल कर सकते हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब की सोच विचार को हम अगर वास्तव में लाना चाहते हैं तो मैं बहुजन भारत पार्टी के कार्यकर्ता, उसके समर्थक और पदाधिकारियों को इस माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये सोच विचार और चिंतन का दिन है। सोच विचार और चिंतन का दिन है। चिंतन हमें यह करना है कि मान्यवर कांशीराम साहब लगभग 20-25 साल में उत्तर भारत में इतने बड़े पैमाने पर काम और संगठन मजबूत कर पाए हैं। क्यों कर पाए हैं? ऐसा कहा जाता है, बार बार मान्यवर कांशीराम साहब भी कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी लगा दी है लेकिन आज तक मैंने पूरे भारत देश में जितनी भी जातियां हैं उनमें से सिर्फ 10% जातियों को, 10% जातियों को मैं इस दल के तहत इकट्ठा कर चुका हूं। यकीन मानिए अगर मैं 10% जातियों को कलेक्ट करता हूं तो मैं यूपी की सत्ता हाथ में लेता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, मुझे एडिशनल 20% जातियों को इस संगठन में जुड़ा दो, मैं तुम्हें दिल्ली का तख्त तुम्हारे हाथ में दूंगा। तो ये वास्तव बात मान्यवर कांशीराम साहब ने ये कही है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमें मान्यवर कांशीराम साहब के त्याग, समर्पण और डेडिकेशन को ध्यान में रखकर काम करना है, इस दल को बढ़ाना है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धन्य है वो लोग जिन्होंने कुर्बान किया अपने समाज के प्रति अपना तन, मन और धन। तो इसी सोच विचार को ध्यान में रखकर क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था, धन्य है वो लोग जिन्होंने कुर्बान किया अपने समाज के प्रति अपना तन, मन, धन और यौवन। तो ये पूरे बातों को अगर हम गौर से देख ले तो मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब ने जैसे बोले वैसे पूरा जीवन भर अपना संसार, अपनी शादी ना करते हुए समर्पित भाव से तन, मन, धन और यौवन लगाकर बहुजन समाज का संगठन खड़ा करते रहे और उनके बदौलत आज पूरे देश में बहुजन मूवमेंट का माहौल है। यकीन मानिए दक्षिण भारत में अगर इसको सफल बनाना है तो बहुजन भारत पार्टी के साथ में इन पूरे जातियों को एक साथ खड़ा होकर काम करना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को भी इस पार्टी के उतने ही बड़े पैमाने पर त्याग और समर्पण के साथ में इस पार्टी को खड़ा करने के लिए काम करना पड़ेगा। मुझे आशा है इस चिंतन के साथ आज के दिन चले, इस चिंतन के साथ आप अच्छी तरह से आगे चलेंगे और पार्टी को मजबूत करके उस पार्टी को दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में सत्ता में लाने के लिए आप काम करेंगे, ऐसी उम्मीद रखकर मैं यहाँ पर विराम करता हूँ और पुनश्च एक बार मान्यवर कांशीराम साहब को यहाँ पर नमन करता हूँ। यहीं पे रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत।